Hello everyone, welcome to Momentum classes. So I hope you are doing well. So आज मैं यहाँ पर आपको आपके साइंस सब्जेक्ट का बायोलॉजी पोर्शन कवर कराने वाली हूँ. तो आज हम जिस चैप्टर के से स्टार्टिंग करने वाले हैं उसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. As you can see, there are two names in this chapter's name. One is heredity and one is evolution. हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे. ठीक है. जो हेरिडिटी चैप्टर है आपका, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो ना, तो वो कभी भी आपके माइंड से स्किप नहीं हो सकता. एक एक छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही अच्छे से अगर आप क्लियर कर जाते हो तो वो चीज़ें आपके माइंड में ऑलवेज, आप लाइफ टाइम उन चीज़ों को कभी नहीं भूलोगे. ठीक है. अगर आपने छोटी छोटी चीज़ों को मिस किया तो आप चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पाओगे. तो मैं कोशिश करूँगी कि आप बहुत अच्छे से कर पाओ, आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो. ठीक है. सो मैं पहले आपको आपके टॉपिक्स बता देती हूँ कि हेरिडिटी जो हमारा पोर्शन है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं. ठीक है. फर्स्ट आपका जो टॉपिक होगा, हम इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन में हेरिडिटी क्या होता है, किसने इसको डिस्कवर किया, इसमें कैसी कैसी डेफिनेशंस, जो बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, वो उन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे. देन नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उनके एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट्स आए, उन्होंने जो कैलकुलेशंस दी, उसके बेसिस पर ये टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है. देन थर्ड टॉपिक इज डाइहाइब्रिड क्रॉस. देन फोर्थ टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन. ये वाला जो टॉपिक है ये मेंडेलियन से थोड़ा हटके है. मेंडल ने जो वर्क किया था वो पी प्लांट पे किया था. ठीक है. ये वाला जो पोर्शन है वो दूसरे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर वर्क किया और एक्सपेरिमेंट्स किए. ठीक है. तो ये वाले टॉपिक जो हैं हम इस पोर्शन में, हेरिडिटी पोर्शन में कवर करेंगे. इवोल्यूशन जो पोर्शन रहेगा वो हम बाद में करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. वन इज वेरिएशन एंड सेकेंड इज हेरिडिटी. व्हाट इज वेरिएशंस? ऑफ कोर्स हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ही पढ़ रहे हैं. तो वेरिएशंस क्या होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी आई लेंस का कलर ब्लैक है, आप में से किसी के आई लेंस का कलर ग्रीन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है. तो ये क्या है? ये वेरिएशंस हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर वेरिएशंस हैं. वैसे ही और लिविंग बींग्स के अंदर भी वेरिएशंस होती हैं. तो दीज आर द वेरिएशंस. अगर हम डेफिनेशंस की, प्रॉपर डेफिनेशंस की बात करते हैं तो डिफरेंसेस बिटवीन characters that transfers from parent generation to next generation. यानी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनमें कुछ कैरेक्टर्स हैं. ठीक है. और उन्हीं से कुछ वेरिएशन क्रिएट होके कुछ कैरेक्टर्स वो हमारे अंदर आए, तो हमारे अंदर कुछ चेंजेस हुए. ठीक है. उन्हीं को हम बोलते हैं वेरिएशंस. अब वेरिएशंस आने के ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं. फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लें तो क्या है? एनवायरमेंटल कंडीशंस. अब बात आती है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसे हमारी वेरिएशंस पर कोज करती हैं. तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ.
मैंने एक माउस लिया जिसके फेदर्स थे वाइट, ठीक है। मैंने उसको वार्मर कंडीशन के अंदर रख दिया जहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था। तो मैंने कुछ टाइम बाद ऑब्ज़र्व किया कि उस माउस के फेदर्स जो थे वो ब्लैक हो गई। एंड देन फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट करना चाहा। मैंने उसको कोल्डर रीजन में रख दिया जहाँ टेम्परेचर बहुत कम था, तो उस माउस के फेदर्स जो थे वो वाइट हो गए। तो ये क्या है, ये एनवायरमेंटल कंडीशंस है जो हमारी बॉडीज़ के एंजाइम्स को सिक्रीट कराने में काफ़ी इफ़ेक्ट डालते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा कोज है वेरिएशंस का डीएनए के अंदर म्यूटेशन होना, ठीक है। म्यूटेशन मीन्स कि कोई भी डीएनए की सीक्वेंस में चेंज आना। हम सबको पता है कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसके पास स्पेसिफिक सीक्वेंस होती हैं, ठीक है। तो डीएनए के किसी भी सीक्वेंस के अंदर कोई भी चेंज आ जाता है रैंडमली किसी भी तरह से, तो वो वेरिएशंस कोज कर देता है, ठीक है। ये तो हमारी बात होगी वेरिएशंस के बारे में। अब वेरिएशंस आते कैसे हैं? नॉर्मल अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन हमारा कितने तरीके का होता है? कोई भी इंडिविजुअल है वो रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करेगा। रिप्रोडक्शन हमारा दो तरह का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल में क्या होता है कि सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, तो उसमें वेरिएशंस आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, यू कैन से 0.1। लेकिन जो सेक्सुअल होता है उसमें दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें वेरिएशंस ज़्यादा आती हैं, ठीक है। छोटी छोटी वेरिएशंस क्रिएट होके वो फिर एक न्यू स्पीशीज़ की फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। उसी को हम फिर इवोल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है। वेरिएशंस एक्यूमुलेट होती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, देन वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट होती जाएंगी, देन वो एक न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। यहाँ पर रिप्रोडक्शन का मैंने ज़रा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या होता है, क्योंकि ये रिलेट करता था हमारे वेरिएशन से, ठीक है, कि कैसे वेरिएशंस आती हैं। ये बात हो गई वेरिएशंस के बारे में। अब हम बात करते हैं हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी क्या है? वेरिएशंस हेरिडिटी में क्या डिफरेंस है? सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम parent generation to next generation। ये क्या है? ये तो डिफरेंसेस हैं कि कैरेक्टर्स के अंदर कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं, ठीक है। और हेरिडिटी क्या है? मैकेनिज़्म, कि किस मैकेनिज़्म के थ्रू वो चेंजेस आ रहे हैं, वो वेरिएशंस आ रही हैं, वो वेरिएशंस क्रिएट हुई हैं, ठीक है। सबको पता है वी हैव जीन्स इन आवर डीएनए एंड दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो रिप्लेस होते हैं। देन हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। एक एक डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उनको हम कैसे आगे अप्लाई करेंगे वो हमें ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर ट्रेट। हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इन दो टर्म्स के अंदर कि कैरेक्टर क्या है और ट्रेट क्या है, ठीक है। कैरेक्टर में आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आई का कलर, आई लेंस कलर जो हमारा होता है, ये तो हो गया हमारा कैरेक्टर, ठीक है। अब आई लेंस के भी बहुत सारे कलर होते हैं, सपोज ब्लू,
ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन, ये क्या हो गए अलग अलग कलर, ये क्या हो गए, ये हमारे होते हैं ट्रेट। ये हम जब मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना, उनमें ये हमें डिफरेंस समझने में बहुत हेल्प करेंगे, तो ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम दूसरी इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में बात करते हैं, जीन एंड एलील। व्हाट इज़ जीन एंड व्हाट इज़ एलील? सबको पता है कि जीन होते हैं हमारे डीएनए के अंदर। ठीक है, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी that present on chromosome। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इसको तो हम सिंपल लर्न कर लेंगे, लेकिन जब कॉन्सेप्ट को समझने की बारी आएगी तब क्या? एलील, एलील उससे ही रिलेट करती है। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ये तो मैंने आपको बता दिया, सिंपल कोई भी बता सकता है कि ये डेफिनेशन एलील की है, ये डेफिनेशन जीन की है। ठीक है, तो अब समझना ये है कि ये हम इसको कैसे हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, कैसे कहाँ प्रेजेंट हैं। सपोज़ आपको सबको पता होगा क्रोमोसोम। ठीक है, एक तो होता है हमारा डीएनए, ठीक है, देन क्रोमेटिड्स, देन क्रोमोसोम। डीएनए हमारा एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है, लंबा स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा पैक करेंगे। अब लंबा स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी के अंदर तो आ नहीं सकता, अब उसको हम एक सेल के अंदर डालने के लिए, उसको वहाँ पर रखने के लिए हमें उसका थोड़ा सा पैकेजिंग करनी पड़ेगी। कि हमने एक थ्रेड ले रखा है, उसको हम फोल्ड करते हैं। ठीक है, उसको हम एक छोटा सा बोल बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी हाफ बोल। यू कैन से कि पहले लंबा था, थोड़ा सा फोल्ड किया, क्रोमेटिड बन गया। उसके बाद हमने इसको बिल्कुल ही पैक कर दिया, एक इस तरह के स्ट्रक्चर में बना दिया, तो वो क्या हो गया? क्रोमोसोम। उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। ठीक है, अब जीन कहाँ प्रेजेंट है इसके अंदर? जीन ये एक स्पेसिफिक जगह हो गई, ये एक स्पेसिफिक जगह हो गई। इस तरीके से अलग अलग जीन्स हमारी क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एक जीन हो गया, ये दूसरा जीन हो गया। ठीक है, एक क्रोमोसोम के अंदर हमारे बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब जीन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हमने बोल तो लिया कि फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी की, लेकिन जीन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने मेरी हाइट ले ली, सबकी हाइट अलग अलग होती है, तो उस हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा हो गया हमारा एक जीन। दिस इज़ द जीन। ये पता है यहाँ कैसे प्रेजेंट होता है? ये मैं आपको शो करती हूँ कि ये एक एलील है, ये यहाँ पर, ये एक यहाँ पर, इस तरह से प्रेजेंट होता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, एक डायग्रामेटिक वे में समझाया है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हम इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे। ये कैपिटल टी, ये एक हमारा हो गया जीन, ये एक जीन है हमारा।
अगर मैं इस कैपिटल T को अलग करती हूँ और इसको मैं अलग करती हूँ तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक क्या हो गया, एलील। ये हमारा क्या हो गया, एलील। और उसी की दूसरी फॉर्म होती है, यानी कि ये एक और दूसरा एलील हो गया, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट फॉर्म हो गए ना। ठीक है, हमने डेफिनेशन में क्या देखा था, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, तो क्या हो गया, जीन की अल्टरनेट फॉर्म हो गई। ठीक है, और ये अगर हम इसके ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाएं तो ये एक हमारा जीन हो गया। ठीक है, और मैं सिर्फ इंडिविजुअली इसी की बात करूंगी तो ये एक हमारा एलील हो गया। ठीक है, इसको हम एज इट इज़ रखते हैं, देन हम कुछ और डेफिनेशंस लिखेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारी आती है वो क्या है, लोकस। व्हाट इज लोकस, ये एक सेगमेंट, ये एक स्पेसिफिक पोजीशन है क्रोमोसोम के ऊपर, ये एक स्पेसिफिक पोजीशन है जहाँ पर हमारा जीन प्रेजेंट है, एलील्स प्रेजेंट है, तो इस स्पेसिफिक पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, लोकस। ये एक लोकाई हो गया हमारा और ये दूसरा लोकाई हो गया हमारा जहाँ पर ये हमारे जीन्स प्रेजेंट है, एलील्स प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे कि जीन्स आर प्रेजेंट एट different positions on chromosome। ठीक है, ये हमारा हो गया लोकस। देन हम एक और उसकी बात करते हैं, डोमिनेंट एलील। What is dominant allele? What is dominant allele? ठीक है, मैंने लिखा ऐसे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, किसी भी जीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। कैपिटल टी क्या है, एलील, मैंने लिखा हुआ है डोमिनेंट एलील। ठीक है, एलील डोमिनेंट, अभी इसमें से डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल को हम जनरली शो करते हैं, कैपिटल को हम जनरली शो करते हैं, कैपिटल लेटर को डोमिनेंट वे में। ठीक है, जो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट मतलब क्या, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता हो, यानी कि मैं ही हूँ, मैं करूँगा और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, एलील that express itself in the presence of recessive allele। Then next definition, recessive allele। Allele that cannot express itself in the presence of डोमिनेंट एलील। रिसेसिव एलील, जब हम किसी भी लेटर को, किसी भी जीन को स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं तो वो हमारा होता है रिसेसिव एलील। रिसेसिव मीन्स क्या, जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए। ठीक है, डोमिनेंट अगर एलील उसके साथ में प्रेजेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो दब जाएगा। ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम बात करते हैं सिर्फ ह्यूमन बॉडी की, तो उसके अंदर क्या होता है कि दोनों एलील प्रेजेंट होते हैं।
अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग एलील्स प्रेजेंट होते हैं। किसी के अंदर ये वाली जीन प्रेजेंट हो गया, किसी के अंदर ये वाला जीन प्रेजेंट हो गया, किसी के अंदर ये वाला जीन प्रेजेंट हो गया। इसी के अकॉर्डिंग हमारी हाइट स्पेसिफाइड हो जाती है कि अभी इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट, व्हाट इज होमोजाइगस? होमोजाइगस मीन्स होमो मतलब सेम, ठीक है। जाइगस डोमिनेंट, डोमिनेंट आपको पता चल गया कि डोमिनेंट क्या है। होमो मतलब सेम, क्या मैंने कैपिटल टी लिया तो क्या होमोजाइगस सेम सेम, कैपिटल सेम सेम, डोमिनेंट यानी कि कैपिटल, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, अगर हम इसको डेफिनेशन के उसमें लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? जीन्स हैव सेम टाइप ऑफ allele, same type of, you can say, dominant allele. Next is homozygous recessive. Homozygous recessive means short small letters. किसी का जीन ऐसा है, किसी की हाइट छोटी है, ठीक है, तो उसके पास रिसेसिव एलील होंगे। रिसेसिव एलील होंगे तो उसकी जीनोटाइप क्या रहेगी, उसकी जीन्स कैसे प्रेजेंट रहेंगे? दिस फॉर्म में, इस फॉर्म में रहेंगे। तो क्या सेम एलील हैं, सेम टाइप ऑफ एलील प्रेजेंट हैं? जीन्स दैट हैव सेम टाइप ऑफ रिसेसिव एलील। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन, हेट्रोजाइगस। हेट्रो मीन्स अलग अलग, डिफरेंट। मैंने आपको एक और बताया था, इस फॉर्म में हमारे जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, होते हैं किसी किसी के अंदर। तो ये क्या हो गया? कैपिटल है, स्मॉल है, अलग अलग हो गए, डिफरेंट हो गए। हेट्रो मीन्स क्या? डिफरेंट। तो क्या डिफरेंट एलील प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस। जीन दैट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एलील। ठीक है, ये डेफिनेशंस हो गई, ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझा दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोलोगस। व्हाट इज होमोलोगस? हम सबको पता है वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, एंड 46 क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं अगर हम उसको इंडिविजुअली काउंट करते हैं तो, ठीक है। अब वो पेयर्स में क्यों प्रेजेंट हैं? क्योंकि वो सेम सेम है, इनके पास सेम एलील, उसी का ही सेम एलील यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ जो एलील होगा उसी का सेम एलील यहाँ प्रेजेंट होगा, इनके जो स्ट्रक्चर है वो सेम होंगे। पेयरिंग हो रही है, इनमें पेयरिंग हो रही है, तो क्या हम बोलेंगे? इनको पेयर्स में प्रेजेंट है। तो जो एलील्स, जो क्रोमोसोम्स हमारे पेयर्स के अंदर प्रेजेंट हैं, सेम सेम प्रेजेंट हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस। याद रखना, होमोजाइगस हम जीन के बारे में डिस्कस करेंगे, और अगर हम होमोलोगस की बात करेंगे तो हम क्रोमोसोम की बात करेंगे। इन दो चीज़ों में डिफरेंस याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है
जीनोम। व्हाट इज जीनोम? जीनोम बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। उनका जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स हमारी उसके हमारे क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं, उन्हीं को बोला जाता है कलेक्टिवली कॉल्ड जीनोम। टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑन क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट मीन्स कि हम उनको जो 23 पेयर्स हैं, यानी कि ये एक हमारा मैंने क्रोमोसोम काउंट कर लिया, और ऐसे ही हमारे बाकी के जो 23 पेयर्स में से हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 23 जो हम काउंट करेंगे क्रोमोसोम्स, उनके ऊपर जो जीन प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, जीनोम, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी प्रोजेनी। व्हाट इज़ प्रोजेनी? जब इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करता है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जिसको हम डॉटर जनरेशन भी बोलेंगे, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग हम बोल सकते हैं, यू कैन से जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेनी, कि वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आई है, जो नेक्स्ट जनरेशन आई है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेनी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा F1 जनरेशन। जो मेंडल थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद तो उन्होंने नाम दिया, ठीक है। एक पेरेंट जनरेशन उन्होंने ली, उन्होंने क्रॉस कराए, ठीक है। उन्होंने उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसको उन्होंने क्या नाम दिया, F1 जनरेशन। यानी कि मैं एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ वैसे अभी, ठीक है। इन्होंने मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये हमारी पेरेंट जनरेशन थी, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो हमारी ये आई, इसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन, ठीक है। ये क्या है, ये मान लो मेल है, ये फीमेल थी, ठीक है, और इस तरह से क्रॉस किया, ठीक है, इस तरह से ये क्रॉस हुआ, ठीक है। ये जो जनरेशन आई है ये हमारी क्या होगी, ये हमारी F1 जनरेशन होगी, ठीक है। जनरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट क्रॉस, ठीक है। ये पेरेंट जनरेशन को हमने क्रॉस कराया, देन हमारी जो फर्स्ट जनरेशन आई उसको हमने क्या नाम दिया, F1 जनरेशन। देन हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है F2 जनरेशन। व्हाट इज़ F2 जनरेशन? मेंडल ने पेरेंट्स लिए, पेरेंट्स को क्रॉस कराया, उनकी ये 1 जनरेशन आई, देन उन्होंने क्या किया, इसी को सेल्फ क्रॉस करा दिया, ठीक है, इन्हीं को क्रॉस करा दिया। देन उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई इसको उन्होंने क्या नाम दिया, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, सेकंड फीलियल जनरेशन, ठीक है। यानी कि जनरेशन, यू कैन से प्रोजेनी
प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस, बाय यू कैन से सेल्फ क्रॉस, ठीक है, सेल्फ क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन, ठीक है। इसको क्रॉस कराने के बाद ये जो हमारी जनरेशन आई इसको हम बोलेंगे F2 जनरेशन। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है जीनोटाइप। व्हाट इज जीनोटाइप? एंड उसी से रिलेट करती हुई एक और है फिनोटाइप। जीनोटाइप, जीन यानी कि रिलेटेड किससे रिलेट कर रही है? जीन से रिलेट कर रही है। फिनोटाइप, फिनो मतलब क्या? फिजिकल जो अपीयरेंस दिख रहा है आपको, बाहर से जो अपीयरेंस दिख रहा है किसी भी करेक्टर का, उसको हम क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। जीनोटाइप जो कि जीन लेवल पर है, हमारे अंदर है ना डीएनए, जो जीन हमारे कंट्रोल कर रहे हैं करेक्टर्स को, उसी को हम, उन्हीं को हम बोलते हैं जीनोटाइप। ये जो एक रिज़ल्ट आया उसमें क्या कि ये जीनोटाइप है, ये एक जीनोटाइप है, ये एक जीनोटाइप है, ठीक है। देन यू कैन से मैंने ले लिया ये, ठीक है। अब इसमें क्या, इस कंडीशन में क्या होगा? जो हाइट होगी ना, प्लांट की हाइट ले लो आप, क्योंकि मेंडल ने प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। प्लांट की मैंने हाइट ले ली। अब प्लांट की हाइट है, इसके अंदर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, रिसेसिव एलील प्रेजेंट है। डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। डोमिनेंट अगर एक्सप्रेस करेगा तो प्लांट की हाइट क्या होगी? लंबी होगी। लंबी होने के साथ साथ हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसके जीन्स के अंदर क्या कौन कौन से एलील्स प्रेजेंट हैं? तो ये जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तब उनको पता चला कि ये जीनोटाइप प्रेजेंट होती है, ये वाली जीनोटाइप प्रेजेंट होती है, ये वाली जीनोटाइप प्रेजेंट होती है, तभी ये हमारे अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। जो जीनोटाइप रेशियो, उनकी जो F2 जनरेशन के अंदर जीनोटाइप रेशियो जो निकली थी वो थी, ये आपको दिख रहा है, एक तो ये कैपिटल टी, एक ये स्मॉल टी, दो हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तीन अलग अलग जीनोटाइप्स जो मेंडल्स की थी वो निकली थी, ठीक है। अभी रेशियो, इनको हम रेशियो में भी रिप्रेजेंट करते हैं। रेशियो जीनोटाइप अगर हम बात करते हैं तो 1:2:1, ठीक है। इसकी जो अपीयरेंस होगी वो कैसी होगी? टॉल। इसकी जो अपीयरेंस होगी वो कैसी होगी? टॉल। इसकी जो अपीयरेंस होगी वो कैसी होगी? ड्वार्फ, ठीक है। तो अब फिनोटाइप, इस जीनोटाइप की फिनोटाइप कैसी दिखेगी? टॉल। इसकी कैसी दिखेगी? टॉल। इसकी कैसी दिखेगी? डॉर्फ। तो हमारी फिनोटाइप रेशियो क्या आई? मेंडल ने फिनोटाइप रेशियो क्या निकाली? 3:1। तो जीनोटाइप रेशियो क्या होगी? ठीक है। और फिनोटाइप रेशियो क्या होगी, ये हमें यहाँ से पता चलता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी जेनेटिक्स। व्हाट इज़ जेनेटिक्स? हमने सारा सब कुछ पढ़ लिया, अब ये हमने पढ़ा है वो क्या है, वो किसके अंदर इंक्लूड होता है? जेनेटिक्स के अंदर इंक्लूड होता है। जेनेटिक्स मीन्स क्या? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with variations heredity and environmental
factors. So what is genetics? Branch of biology that deals with the variations, heredity and environmental factors, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. ठीक है, यहाँ होती है हमारी डेफिनेशन कंप्लीट. ठीक है, यहाँ होती है हमारी डेफिनेशंस कंप्लीट. देन हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे कि हमें कुछ लर्न हुआ नहीं हुआ. ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको थ्योरी के भी क्वेश्चंस बताऊंगी एंड एमसीक्यूज भी क्वेश्चंस बताऊंगी. ठीक है, आपको करना है. व्हाट इज जीन? आप बता सकते हो व्हाट इज जीन? जीन क्या है? दिस इज द, अगर हम आंसर की बात करते हैं, दिस इज functional unit of heredity that present on chromosome. ये हमने पढ़ा था, आपको पता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जेनेटिक्स? अभी मैंने पढ़ाया आपको. व्हाट इज जेनेटिक्स? आप बता सकते हो व्हाट इज जेनेटिक्स. ये आपको खुद करना है. ठीक है, ये वाला आपको खुद करना है. अब हम कुछ एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. एमसीक्यूज. क्वेश्चन फर्स्ट, allele that express itself in the presence of recessive allele. You have 4 options: dominant, recessive, homozygous, and then heterozygous. आप बता सकते हैं, मैंने आपको अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव एलील, कि वो किसी और को दबाएगा और खुद को एक्सप्रेस करेगा. वो कंडीशन कौन सी थी? डोमिनेंट एलील क्या है? अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एमसीक्यूज. दिस आर द एमसीक्यूज मैंने आपको कराए. ठीक है, सॉरी, allele that cannot express itself in the presence of dominant allele.
वही आपके 4 ऑप्शंस, रिसेसिव, डोमिनेंट, होमोलोगस, होमोजाइगस। रिसेसिव एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो दब जाता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है, क्योंकि डोमिनेंट अपनी डोमिनेंसी शो करेगा। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर रिसेसिव एलील अपने आप को शो नहीं कर सकता। इस कंडीशन के अंदर रिसेसिव अपने आप को शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डोमिनेंट एलील प्रेजेंट ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या वो अपने आप को शो करेगा ही करेगा। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेंडल्स के बारे में। ठीक है, ग्रीगर जॉन मेंडल के बारे में, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। ठीक है, जिन्होंने स्टार्टिंग की थी जेनेटिक्स को, एक्सपेरिमेंट्स को बनाने की। ठीक है, उनकी हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा, थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, कैसे उनके एक्सपेरिमेंट्स पब्लिश हुए और कैसे हम तक पहुँचे और कैसे उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। इम्पोर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, सो दैट्स ऑल टुडे।